हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का जो फोर्थ चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। यह जो चैप्टर है बहुत ही बेसिक है क्योंकि इसका आगे बहुत ज्यादा यूज है। तो हम लोग एक एक पॉइंट्स को समझेंगे। कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है और कंबशन और बर्निंग में डिफरेंस क्या होता है। तो यह जो चैप्टर है एनसीईआरटी का बहुत ही बेस्ट है क्योंकि एनसीईआरटी यहाँ पे हर एक पॉइंट्स को समझाया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट्स को समझते हैं और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भैया कोई चीज जलता कैसे है और उसको कोई जलाता कैसे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। तो शानदार पीडीएफ डायग्राम के साथ आप लोगों के लिए तैयार किए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंबशन क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे कि कंबशन और बर्निंग में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलकर अगर वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, जलता है, तो अगर वो प्रोड्यूस करता है हीट प्लस लाइट, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कंबशन बोलेंगे। तो कंबशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई सब्सटेंस जो होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर क्या प्रोड्यूस करता है, हीट और लाइट। लाइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हीट वो प्रोड्यूस पक्का करेगा। और इसके साथ साथ कोई ना कोई गैस वो प्रोड्यूस जरूर करेगा। तो कोई भी सब्सटेंस को अगर आप जलाते हैं, कोयले को अगर जलाते हैं, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होगा भैया, हीट प्रोड्यूस होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा और क्या प्रोड्यूस होगा, और गैस प्रोड्यूस होगा। ये तीन चीज जरूर उसमें प्रोड्यूस होगा। लाइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ गैस पक्का निकलेगा और हीट तो निकलेगा ही। समझ गए। तो यह जो कंबशन है याद रखिएगा, यह एक तरह का रिएक्शन है। क्या है, रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है, इसीलिए कंबशन जो है एक तरह का रिएक्शन हो गया। यह एक केमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कंबशन का, तो कंबशन जब होगा भैया, जैसे यहां पे कंबशन हो रहा है, ये लकड़ी जल रहा है, तो ये जो कंबशन है इसमें देखिए फ्लेम है, मतलब आग का गोला है। तो बहुत सारा सब्सटेंस जब जलता है तो उसमें आग का गोला होता है और बहुत सारा सब्सटेंस जलता है तो आग का गोला नहीं होता है। जैसे कोयला को अगर हम जलाते हैं भैया तो इसमें आग का गोला तो नहीं आएगा, इसमें बस ग्लो करेगा। तो जो आग का गोला देख रहा है उसको फ्लेम बोलते हैं। तो कंबशन में फ्लेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हीट पक्का प्रोड्यूस होगा। कागज को जलाएगा तो फ्लेम होगा, मोमबत्ती को जलाएगा तो फ्लेम होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, यहां पे भी फ्लेम है, लेकिन कोयला को जलाएगा चाहे बहुत सारा चीजों को जलाने पर उसमें फ्लेम नहीं होता है, आग का गोला नहीं बनता है। तो बर्निंग हम लोग किसको बोलेंगे उसको समझ लीजिए। ठीक है, बर्निंग। तो बर्निंग जो होता है यह स्पेशल टाइप का कंबशन होता है। क्या होता है, स्पेशल टाइप का कंबशन होता है जिसमें फ्लेम होता है। तो जिस कंबशन में फ्लेम हो, आग का गोला बने, उसको हम लोग बर्निंग बोलेंगे। तो बर्निंग जो है जनरल टर्म हो गया, ठीक है, इसको हम लोग साइंटिफिक टर्म नहीं बोलेंगे। तो कंबशन जो भी हो रहा है, फ्लेम के साथ हो तब, बिना फ्लेम का हो तब, ग्लो के साथ हो तब, ये सब के सब को हम लोग बोलेंगे कंबशन। लेकिन बर्निंग जब भी बोलेंगे, बर्निंग दिमाग में जहां पे बर्निंग शब्द आएगा तो हम समझ जाएंगे उसमें पक्का फ्लेम होगा। जैसे यहां पे लकड़ी का जलना, ये कंबशन तो है ही, बर्निंग भी बोलेंगे। ठीक है, पेपर का जलना कंबशन तो है ही, बर्निंग भी बोलेंगे। ये जो गैस जल रहा है, एलपीजी जले या नेचुरल गैस जले जिसमें आग का गोला बने, फ्लेम बने, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बर्निंग बोलेंगे। तो कंबशन का ही स्पेशल पार्ट हो गया बर्निंग। मतलब जिस कंबशन में फ्लेम होगा उसको बर्निंग बोलेंगे। एक एक्सेप्शन आपको बता रहा है, मतलब पॉइंट्स। रेस्पायरेशन जो है याद रखिएगा, रेस्पायरेशन जो है वो आपका कंबशन है। तो रेस्पायरेशन एक तरह का क्या होगा, कंबशन, लेकिन उसको हम लोग बर्निंग नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई फ्लेम नहीं बन रहा है। तो कंबशन याद रखिएगा, रेस्पायरेशन जो है एक तरह का कंबशन हो गया, लेकिन वहां पे फ्लेम नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग उसको बर्निंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जहां पे फ्लेम होगा उस कंबशन को हम लोग बर्निंग बोलेंगे। अब देखिए फ्यूल किसको बोलेंगे, ये कंबस्टाइल सब्सटेंस। तो जो चीज जल रहा है, जो सब्सटेंस जल रहा है, लकड़ी जल रहा है, यहाँ पे कोयला जलेगा, नेचुरल गैस जलेगा, पेट्रोलियम जलेगा, गैसोलीन जलेगा। तो जो सब्सटेंस जल रहा है, पेपर जल सकता है, तो जो सब्सटेंस जलता है उसको हम लोग फ्यूल या उसी को कंबस्टाइल सब्सटेंस बोलते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस जो जलता है, ठीक है,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूल या कॉम्बस्टाइल सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे आपको बता दिए, वुड हो गया, लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, चारकोल हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, ये सब चीज जलता है, इसीलिए इसको हम लोग फ्यूल बोलेंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करें, कोई भी चीज जलेगा तो आपको बता दिए भैया हीट प्रोड्यूस करेगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी रिलीज करेगा, आगे हम आपको बताएंगे। तो हीट तो पक्का रिलीज करेगा, लाइट भी रिलीज कर सकता है, उसके साथ साथ जो है कोई ना कोई गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस रिलीज हो सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कंबसन हमारा कैसा हो रहा है, कंप्लीट कंबसन हो रहा है कि इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट कंबसन मतलब पूरा ऑक्सीजन उसको मिल रहा है कि कम ही ऑक्सीजन में वो बर्निंग स्टार्ट हो गया, वो कंबसन कर रहा है। तो एक एक पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिया है, रेस्पायरेशन जो है वो एक तरह का क्या हो गया, वो एक तरह का कंबसन हो गया। ठीक है, और वहां पे फ्यूल कौन है, तो याद रखिएगा रेस्पायरेशन में जलता कौन है भाई, किसका कंबसन हो रहा है, तो ग्लूकोज का। तो वहां पे फ्यूल कौन है, ग्लूकोज। तो हम लोग को एनर्जी किससे मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है, इसलिए हम लोगों के लिए फ्यूल का काम कौन करता है, तो ग्लूकोज करता है। समझ गए? चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं, अगला पॉइंट क्या है। ठीक है, तो सब्सटेंस हम लोग जान गए, जो सब्सटेंस जलेगा उसको फ्यूल बोलते हैं। अब हर एक सब्सटेंस तो भैया नहीं जलेगा, पत्थर को दे दे जला दीजिएगा, नहीं जलेगा। तो ऐसा सब्सटेंस जो जलता है उसको हम लोग बोलेंगे कंबस्टाइल सब्सटेंस। और जो सब्सटेंस नहीं जलेगा, कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना वो आग लगा दीजिए, आग नहीं लगेगा, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंस। क्लियर है? तो कंबस्टाइल सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जो जलता है, जैसे लोहा को आप कोशिश कीजिएगा नहीं जल पाएगा, पत्थर को कोशिश कीजिएगा नहीं जल पाएगा, टाइल्स को जलाएगा नहीं जल पाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंस बोलेंगे, जो नहीं जलेगा। ठीक है, आयरन हो गया, ग्लास को जला लीजिए नहीं जलेगा, स्टोन को जला लीजिए, मिट्टी को जलाइए नहीं जलेगा। तो ये सब सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंस बोलेंगे। देखिए यहाँ पे बुझो जो है, बुझो क्या बोल रहा है, बुझा रहे हैं कुछ, बोल रहा है वी वे आर टोल्ड दैट फूड इज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। देखिए बात आ गया, जो फ्यूल हमारे बॉडी के लिए फ्यूल कौन है भैया, ग्लूकोज। कौन है, ग्लूकोज। हाँ, तो ये कह रही, हाँ एकदम सही बोला तुम, हमारे बॉडी में फूड जो होता है ब्रोकन करता है, फूड मतलब ग्लूकोज टूटता है, रिएक्शन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और हीट प्रोड्यूस होता है। इसीलिए ग्लूकोज का टूटना किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब रेस्पायरेशन जो है वह एक तरह का कंबसन हो गया। और फ्यूल का काम कौन करेगा, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सन के बारे में भी एनसीईआरटी बात किया है, जो सन से भी तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, सन से भी एनर्जी निकल रहा है, तो सन से भी हीट निकल रहा है, इसीलिए ध्यान रखिएगा वहां पे भी कंबसन हो रहा है, लेकिन वो जो है आपका केमिकल रिएक्शन नहीं है, याद रखिएगा न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रहा है सन से, ठीक है, इसीलिए यहां पे याद रखिएगा केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस होता है, वो आपको अगले क्लास में जब 9th में जाइएगा तो वहां पे हम आपको बता देंगे। ठीक है, सिंपल में ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंपल में आपको ध्यान रखना है जी, यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन का अगर हम बात करेंगे तो जो एलिमेंट होता है वही आपको प्रोडक्ट में भी दिखता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट कुछ और रहता है और प्रोडक्ट कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है सन से, कौन रिएक्शन के द्वारा, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा, याद रखिएगा। अब अगला एक पॉइंट हम लोग बात करेंगे, इग्निशन टेम्परेचर, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है इग्निशन टेम्परेचर। तो अब सवाल उठता है, क्या हर एक चीज को जलाने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ उसको हीट देना पड़ेगा? कोई ऐसा भी सब्सटेंस है जो अपने आप जल जाए? हाँ, सब्सटेंस जो होता है, बहुत सारा सब्सटेंस ऐसा भी है जो अपने आप जल जाएगा, बहुत सारा सब्सटेंस ऐसा है जिसको आपको थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा जलाने के लिए। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है वह मिनिमम टेम्परेचर, वह कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस जलने लगे। कोई सब्सटेंस ज्यादा हीट कीजिएगा तब जलेगा, जैसे पेपर को जलाना है तुरंत जल जाएगा, कूट को जलाना है थोड़ा सा समय लगेगा, प्लाई को जलाना है थोड़ा और समय लगेगा, लकड़ी को जलाना है थोड़ा और समय लगेगा।
तो पेपर का बात करें, ठीक है, प्लाई का बात करें और लकड़ी का बात करें, तो तीनों में जो जलने का टाइम लगा अलग अलग लगा। किसी को कम हीट देंगे जल जाएगा, किसी को थोड़ा ज्यादा हीट देंगे तब जलेगा, किसी को और ज्यादा हीट देंगे तब जलेगा। तो वह मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस जो है जलने लगता है, उसमें आग लग जाता है, उस मिनिमम टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। मतलब भैया उसको उतना टेम्परेचर चाहिए। पेपर बोलेगा भैया हमको इतना टेम्परेचर दे दो, 30 डिग्री 25 डिग्री 40 डिग्री दे दो, हम जल जाएंगे, ठीक है। उसी तरह लकड़ी बोलेगा हमको इतना टेम्परेचर देगा तो हम जलेंगे। तो वह टेम्परेचर जो सब्सटेंस का डिमांड है जितना कम से कम देगा तब भी हम जलेंगे, उसी टेम्परेचर को भैया हम लोग क्या बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। याद रखिएगा, वेरी 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 इंपोर्टेंट, ठीक है। तो जो सब्सटेंस का डिमांड है जो इतना टेम्परेचर पर जलेंगे, उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। मतलब कम से कम उतना चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा दे देगा तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम उतना चाहिए, उतना टेम्परेचर इसको मिलेगा तो जल जाएगा। मान लो इसका डिमांड है जो हम 50 डिग्री पे चलेंगे, तो 50 डिग्री जैसे होगा ये अपने आप जलने लगेगा। तो इसको गर्म करेंगे गर्म करेंगे गर्म करेंगे, 50 डिग्री आएगा तो ये जलने लगेगा। उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए एक सब्सटेंस होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो, मतलब कुछ ही टेम्परेचर उसको मिलेगा तो उसमें आग लग जाएगा। जैसे घर में जो हम लोग यूज करते हैं एलपीजी, पेट्रोल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, ठीक है, सीएनजी हो गया, ये सब जो आप लिक्विड और गैस देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा बस इसे थोड़ा सा महका दीजिए आग लग जाएगा। तो थोड़ा सा ही इसको टेम्परेचर मिला और इसमें आग लग गया, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इसीलिए रोड में जितना भी टैंक गैस उस लेके जाता है तो लिखता है, सावधान कर देता है जिसमें इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। इसीलिए इसे दूरी बना के रहिए, जो थोड़ा सा भी ठोकर वोकर लगा उसको हीट मिला अपने आप जल जाएगा, ब्लास्ट हो सकता है, इतना उसमें ज्यादा गैस रहता है। तो ऐसा सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम हो, मतलब कम ही टेम्परेचर मिलने पर वो जल जाता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलेंगे। समझे? तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कम टेम्परेचर पे ही जलने लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे पेट्रोल बता दिया, अल्कोहल हो गया, एलपीजी हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, इस सबको थोड़ा सा हीट दीजिएगा तो इसमें अपने आप आग लग जाएगा। वैसे सब्सटेंस को इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलेंगे। अब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे फॉसिल फ्यूल, इसे पहले वाला चैप्टर में, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे फ्यूल। तो फ्यूल आपको बता दी ऐसा सब्सटेंस जो हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो जलता है। तो जो सब्सटेंस जलता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्यूल बोलते हैं। अब वो हीट प्रोड्यूस करे तब या दूसरे एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस करे तब उसको हम लोग फ्यूल बोलेंगे, ठीक है। जैसे फॉसिल फ्यूल के बारे में हम लोग बात किए थे, जो प्लांट्स से बनता है या एनिमल से बनता है, ठीक है। जैसे कोयला हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, एलपीजी हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, ये सब सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्यूल जो होगा भैया, फ्यूल जो है किस स्टेट में होगा? क्या फ्यूल सिर्फ सॉलिड होगा? नहीं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जैसे कोयला क्या हो गया? सॉलिड हो गया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी हो, डीजल, मोबिल, पेट्रोल, ये सब क्या हो गया भैया? लिक्विड हो गया। सीएनजी का बात करेंगे, एलपीजी का बात करेंगे तो क्या हो गया? गैस हो गया। तो जो आपका फ्यूल है वो सॉलिड भी हो सकता है, चारकोल की तरह, कोल की तरह, वुड की तरह, और वो लिक्विड भी हो सकता है, पेट्रोल की तरह, केरोसिन की तरह, डीजल की तरह, और वो गैस भी हो सकता है। तो फ्यूल जो है भैया याद रखिएगा तीनों स्टेट में हो सकता है, ठीक है। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये तीनों स्टेट में पाया जाता है और सबका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल है अगला जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि भैया कोई चीज जल रहा है, उसको जलाने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है, ठीक है। तो कोई आदमी अगर जल रहा है तो ये लगा जलेगा कि जलाने वाला चाहिए उसको, ठीक है। तो समाज में कोई अगर जल रहा है तो एक दूसरा होता है जलाने वाला। बिना जलाने वाला का वो जलेगा? नहीं जलेगा। तो एक होता है जलाने वाला और एक होता है जलने वाला, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे जलाने वाला कौन है और जलने वाला कौन है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर उसका कंबशन हो रहा है तो जलाने वाला कब काम करेगा? कोई जलने वाला रहेगा तब ना, और कोई रहबे नहीं करेगा तो किसको जलाएगा? तो सबसे पहले सब्सटेंस होना चाहिए, मतलब फ्यूल होना चाहिए।
तो कोई सब्सटेंस को जलने के लिए सबसे जरूरी है कि भैया फ्यूल तो हो, जलने वाला चीज तो हो। तो पहला चीज क्या हो गया, वो सब्सटेंस। दूसरा हो गया इसको जलाने में मदद कौन करेगा, तो वो हो गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसको क्या करेगा, मदद करेगा, जलने में मदद करेगा। तो कोई भी चीज को जलने के लिए तीन चीज का जरूरत हो गया, एक हो गया आपका फ्यूल, दूसरा हो गया आपका ऑक्सीजन। अब दोनों चीज रेडी है, ऑक्सीजन भी है और जो सब्सटेंस है वो भी तैयार है जलने के लिए। ठीक है, अब इसमें आग लगाने के लिए कुछ ना कुछ हीट चाहिए, कुछ ना कुछ गर्मी चाहिए। जैसे झगड़ा वगड़ा होता है उसको बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चिंगारी डालता है। उसी तरह फ्यूल भी है, ऑक्सीजन भी है। लड़ने वाला आदमी तैयार है, दो पक्ष एकदम तैयार है लड़ने के लिए, तो लड़ाने वाला थर्ड पार्टी होना चाहिए। तो लड़ने वाला तैयार है, लड़ाने वाला, ठीक है, दोनों पार्टी तैयार है लड़ने के लिए। अब तीसरा पार्टी आएगा जो इन दोनों को क्या करेगा, लड़ाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। मतलब थोड़ा सा उसको गर्मी दे देना है, बात को बढ़ा देना है, आज नहीं छोड़ना है, आज एकदम मार डालो, ये करो वो करो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर। तो जो तीसरा पार्टी है जो झगड़ा लगाने का काम कर रहा है, आग लगाने का काम कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर। मतलब उसको थोड़ा सा गर्मी दे देना है भैया, बातों से जिस तरह हम लोग गर्मी दे देते हैं उसी तरह इग्निशन टेम्परेचर। तो कोई भी सब्सटेंस अगर जल रहा है तो सबसे पहले फ्यूल चाहिए, दूसरा उसको ऑक्सीजन चाहिए और तीसरा उसको मिनिमम टेम्परेचर चाहिए ताकि आग लग सके, झगड़ा हो सके। तो दो पार्टी तैयार होता है तो अपने आप झगड़ा नहीं हो जाता है, तीसरा पार्टी उसमें कूद जाता है, बात को फैलाता है, बढ़ा चढ़ा के कहता है, तब जाके आग लगता है। उसी तरह यहां पे जो है आपका टेम्परेचर चाहिए, उसको कम से कम थोड़ा सा गर्मी चाहिए, हीट चाहिए, जिससे उसका कंबसन हो सके, आग लग सके। ठीक है, चलिए ये पॉइंट समझ गए। अब अगला हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कैंडल जो है ओपन एयर में तो आग लग जाता है, लेकिन उसको जब क्लोज कर देंगे, ठीक है, एक कैंडल है लीजिए, उसको बंद कर दीजिए और एक खुला में कैंडल जलाइए। खुला में कैंडल जलाएगा तो ये जलेगा, बंद कीजिएगा तो क्या होगा, थोड़ा देर जलेगा क्योंकि वो ऑक्सीजन जितना खींच लेगा, फिर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे फायर को कैसे। अब आग लग गया, झगड़ा हो गया, तो अब जो आग लगाता है ये आसपास का लोग रहता है, वो अब क्या करेगा, उसको बचाएगा, झगड़ा को सुलझाना है। तो कहीं अगर आग लग गया तो कैसे उसको हम लोग बुझाएंगे, मतलब जो फायर है उसको एक्सटिंग्विश कैसे करेंगे। तो देखिए, आग को बुझाने के लिए तीन तरीका होता है। एक होता है पानी, एक होता है ब्लैंकेट और सैंड का इस्तेमाल करते हैं, और एक होता है फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। तो देखिए, घर में जो आग लगता है नॉर्मली हम लोग उसको कैसे बुझाते हैं, पानी से बुझाते हैं, लेकिन हर एक आग पानी से नहीं बुझा सकते। अब लाइन वाला आग हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी वाला आग लग जाए, तो वहां पानी अगर डालिएगा तो और भयानक रूप ले लेगा, पूरा में शॉर्ट सर्किट लग जाएगा, सब करंट से फैल जाएगा, तो दिक्कत है। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला आग को ध्यान रखिएगा, पानी से नहीं बुझाना। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला आग में मेन स्विच जो है उसको काट देना, उसके बाद ही पानी का इस्तेमाल वो भी कर सकते हैं। बहुत सबसे बेस्ट होता है वो जो अब आग लगे, ठीक है, कोई भी आग के लिए सबसे बेस्ट तो यही हो गया कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर वाला। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड छिड़के, वो आग बुझ जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाला केस में थोड़ा बच के। दूसरा जो है, जैसे गैस सिलेंडर इस सब में आग लग गया ना, तो गैस सिलेंडर में आग लग जाता है तो क्या करते हैं, चट्टी ओटी को भिगा लेते हैं, ब्लैंकेट को भिगा लेते हैं और इसको क्या करते हैं, लपेट देते हैं। लपेटेंगे तो ऑक्सीजन का कनेक्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वैसे ही बुझ जाएगा। तो आग को रोकने के लिए, आग को बुझाने के लिए सबसे पहला काम है ऑक्सीजन का जो कनेक्शन है उसको काटना है। तो जैसे ही आग पर हम पानी को पटाते हैं तो पानी से क्या निकलता है, वेपर निकलता है, और यह वेपर जो है ऑक्सीजन को रोक देता है, जिससे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन का कांटेक्ट, और आग बुझ जाता है। तो देखिए, पानी आग को कैसे बुझाता है, दो पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, पानी जो होता है वो जो सब्सटेंस है उसको हीट को कम कर देता है, मतलब उसके इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो पानी जो होगा उस सब्सटेंस को ठंडा कर देगा, क्या गर्म रहेगा तो ज्यादा जलेगा, तो ठंडा कर दिया, उसके इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठंडा कर दिया। दूसरा जो है, यह जैसे ही पानी इसमें पड़ेगा तो इसे वेपर निकलेगा, वेपर निकलेगा तो यह वेपर जो होता है ऑक्सीजन के कनेक्शन को खत्म कर देता है, क्योंकि वेपर का पूरा एक लेयर हो गया जिससे ऑक्सीजन अब मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग जो है जल्दी बुझ जाता है। तो इस तरह पानी उसको बुझाता है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड मतलब फायर एक्सटिंग्विशर का जब हम यूज करते हैं
तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है जो सब्सटेंस चल रहा है उसके चारों तरफ, जिससे ऑक्सीजन का कनेक्शन खत्म हो जाता है और आग बुझ जाता है। मतलब आग को बुझाने में सबसे पहले आपको ऑक्सीजन का कनेक्शन को खत्म करना है। ब्लैंकेट को भी आप लगा रहे हैं, ठीक है, चट्टी वट्टी भिजा के आप लगा रहे थे, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का कनेक्शन को खत्म कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का कनेक्शन जैसे ही खत्म होगा वो आपका सब्सटेंस जो है जलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग आग को बुझा सकते हैं। एनसीईआरटी का एक पॉइंट से याद रखिएगा, पेपर को ऐसे सीधा जलाएगा, कैंडल से जल जाएगा, लेकिन इस पेपर में अगर आप पानी डाल देते हैं तो नहीं जलेगा। तो कोई चमत्कार नहीं है, साइंस है। यहां पे जो हीट आप देख रहे हैं, ये पेपर अगर पानी वाला है, खाली पेपर रहेगा तो जल जाएगा। अगर इसमें पानी भरा होगा तो यह जो हीट आप इसको दे रहे हैं, यह पानी ले रहा है। क्या ले रहा है? पानी ले रहा है। ये कागज को नहीं मिला, ये पानी ले रहा है कंडक्शन के द्वारा, और इस वजह से यह जो है पेपर वो नहीं जलेगा, क्योंकि पेपर को हीट पहुंच भी नहीं कर रहा है। ये हीट किसको पहुंच रहा है? पानी को पहुंच रहा है। पेपर को हीट पहुंचेगा तब ना वो जलेगा। तो यह जो हीट है वो पानी को हीट चला गया, इसलिए इस केस में पेपर नहीं जलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे बता दिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है बेस्ट होता है ऑयल और इलेक्ट्रिकल फायर में। ये भी क्वेश्चन होता है, अगर ऑयल में, तेल में आग लग जाए, तो तेल में आग लग जाए, पानी पड़ाएगा तो नहीं बुझेगा, कहीं पानी नीचे चला गया, आग ऊपर आता है। तो आग हल्का होता है, सॉरी ऑयल हल्का होता है, तो ऑयल का डेंसिटी कम होता है तो ऊपर रहेगा और पानी नीचे रहेगा तो बुझेगा नहीं। तो पानी कितना पड़ा दीजिएगा, ऑयल में अगर तेल लगा है तो वहां पे कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है बेस्ट होता है इलेक्ट्रिकल फायर के लिए और ऑयल फायर के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे भैया कंबसन का टाइप। तो देखिए कंबसन जो है अलग अलग टाइप का होता है, कोई कंबसन फास्ट भी होता है, स्लो भी होता है। तो उसके आधार पे हम लोग तीन तरह का कंबसन देखते हैं। एक होता है रैपिड कंबसन, रैपिड मतलब तेजी से, ऐसा कंबसन जो बहुत फास्ट हो रहा है, जिसमें मटेरियल तेजी से आग पकड़ रहा है, वैसे कंबसन को हम लोग रैपिड कंबसन बोलते हैं। द टाइप ऑफ कंबसन इन विच ए मटेरियल क्विकली बर्न एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ऐसा कंबसन जिसमें सब्सटेंस तेजी से जलकर हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, वैसे कंबसन को हम लोग बोलेंगे रैपिड कंबसन। जैसे कोई गैस जल रहा है, एलपीजी जले, सीएनजी जले, ठीक है, पेट्रोल जले, ये सब जो है डीजल जले, ये सब क्या है? रैपिड कंबसन है, तेजी से आग लग रहा है। एलपीजी में तेजी से आग लग रहा है, सीएनजी में तेजी से आग लग रहा है, तो ये सबको हम लोग बोलेंगे रैपिड कंबसन। ऐसा कंबसन जिसमें कंबसन फास्ट हो, ठीक है। तो मटेरियल में जल्दी आग लगता है, जल्दी कंबसन होता है, तो वैसे कंबसन को रैपिड कंबसन बोलेंगे। स्पॉन्टेनियस याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस मतलब होता अपने आप, अपने आप। तो ऐसा कंबसन जो अपने आप हो जाए, मतलब आपको हीट देने की जरूरत नहीं है, वो सराउंडिंग से हीट ले लिया। जैसे सल्फर, व्हाइट सल्फर जो है अपने आप आग लग जाता है, व्हाइट सल्फर। सोडियम को लाइए, सोडियम को छोड़िएगा अपने आप आग लग जाएगा। पोटासियम में अपने आप आग लग जाएगा, लिथियम में अपने आप आग लग जाएगा, सल्फर में अपने आप आग लग जाएगा, फास्फोरस में अपने आप आग लग जाएगा। तो याद रखिएगा ऐसा सब्सटेंस जिसमें अपने आप आग लग जाए, जिसमें अचानक आग लग जाए, ठीक है, बिना उसको हीट दिए हुए, एक्सटर्नल हम हीट नहीं दे रहे हैं, उसको जला नहीं रहे, अपने आप आग लग गया। फास्फोरस लाए, आग लग गया। तो जब सब्सटेंस अपने आप जलने लगेगा तो उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबसन बोलेंगे, समझ गए। जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल याद रखिएगा जो आपको बता दिए, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। कोल्स माइन जहां पे होता है, जहां पे कोयला का खदान होता है, जहां से कोयला निकाला जाता है, वहां पे भी कुछ गैस निकलता है जिसमें अपने आप आग लग जाता है। और ये बहुत ही मतलब क्या करें, बहुत भयानक हो जाता है, क्योंकि वहां पे पूरा कोयला ही है, थोड़ा सा भी आग लगा तो पूरा कोयला जलने लगता है, जिससे बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो यह जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। तो कोयला जो होता है, कोल माइंस में भी आग लग जाता है, ठीक है। और एक और पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, जंगल में जो आग लगता है, देखिए एक तो हम लोग को गलती से हो जाता है, जो आप वहां पे कुछ जला रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, उस वजह से हो गया। लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा होता है कि जो भी वहां पे लकड़ी उकड़ी या पत्ता होता है जो गिर रहा है, पत्ता सूखते जाता है, उसको हीट मिलते जाता है। एक ऐसा समय आता है जो इतना सूख जाता है जो उसको थोड़ा सा हीट मिलता है तो वो जलने लगता है। तो जंगल में जो आग लगता है अपने आप लग जाता है, क्योंकि वहां पे जो घास होता है, जो पत्ता होता है, उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है। तो ये पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। तो ड्राई ग्रास में भी अपने आप आग लग जाता है,
मतलब यह एक तरह का क्या हो गया, आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन हो गया। ठीक है, अगला है एक्सप्लोजन। कुछ कंबशन ऐसा भी होता है जिसमें ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है। तो जिस कंबशन में एक्सप्लोजन हो, ब्लास्ट हो, वैसे कंबशन को हम लोग एक्सप्लोजन बोलते हैं। जैसे पटाखा को अगर फोड़िएगा तो पटाखा अगर फूटता है तो क्या निकलता है भैया, हीट तो निकलेगा ही। क्या निकलता है, लाइट निकलता है। लाइट के बाद एक क्या निकलता है, साउंड निकलता है। तो ये सब चीज प्रोड्यूस होता है किसमें, एक्सप्लोजन में। तो ऐसा कंबशन जिसमें, ठीक है, बस्ट हो, हीट और लाइट और साउंड निकले, वैसे कंबशन को हम लोग एक्सप्लोजन बोलते हैं। जैसे व्हेन ए क्रैकर इज इग्निटेड, जब हम एक पटाखा को जलाते हैं, ठीक है, तो सडन रिएक्शन होता है और उसके अंदर से क्या निकलता है भैया, हीट निकलता है, लाइट निकलता है। हाँ, एक चीज तो छोड़िए, गैस निकलता है, गैस निकलता है, साउंड निकलता है। तो ये चार चीज निकलता है, एक तो गैस निकला, साउंड निकला, लाइट निकला, ठीक है, ये सारा चीज, और हीट तो निकलेगा, ये सारा चीज निकलता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सप्लोजन बोलते हैं, मतलब कंबशन हो गया एक्सप्लोजन। अगर कोई पटाखा आग से जला रहा है तब भी जल जाएगा, अगर उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तब भी ये ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए पटाखा बैग वैग में नहीं रखिए या कस के उसको दबा के मत रखिए, दबा के भी रखिएगा तो प्रेशर के वजह से भी ब्लास्ट कर जाएगा। अब हाथ में लिए, हाथ में दबा दिए, ब्लास्ट कर गया। बहुत महान महान योद्धा लोग होता है जो हाथ में पटाखा बजा लेता है। हम लोग तो पटाखा बजाना रहता तो दूर से ही, उसके बाद एक लंबा एक क्या करते हैं, कागज का बांध लेते हैं और यहाँ से बस लगाएंगे और कम से कम 10-20 मीटर दूर भागते हैं, तब जाके ब्लास्ट होता है, तब थोड़ा सा अच्छा लगता है। डायरेक्ट हम नहीं बजाते हैं भैया, आप लोग बजा लेते होंगे, हमसे डायरेक्ट नहीं बजता है। ठीक है, बहुत लोग तो हाथ में बजा लेता है, बहुत लोग मुंह में बजा लेता है, तो अलग अलग पार्ट से भी बजा लेता है लोग, लेकिन हमको उतना एक्सपीरियंस नहीं है। हम पटाखा बजाना रहता है, जो भी हो, छोटा पटाखा हो या बड़ा पटाखा हो, दूर से ही उसको रस्सी उसी कागज को ऐसे बांध देता है, ये कागज को जलाते हैं, फिर वो ब्लास्ट होता है। चलिए, तो ये सारा पार्ट हम लोग कर लिए। अब देखिए मैचेस के बारे में समझ लीजिए। ये जो मैचेस जल रहा है, सेफ्टी मैचेस, ठीक है, इसका क्या क्या तरीका होता है। देखिए, ये हो गया मैचेस का हेड, ठीक है, और यही दोनों मेन होता है। ये जो है आपका जिसपे घसेड़ते हैं माचिस को। तो माचिस को जो घसेड़ते हैं वो किससे बना होता है, उसमें पाउडर ग्लास होता है ताकि फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगा। और इसमें रेड फास्फोरस, ये जो होता है आपका रेड फास्फोरस होता है। याद रखिएगा, दो तरह का फास्फोरस, रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस जो होता है ज्यादा कम्बस्टाइल होता है, वो अपने आप जल जाता है, लेकिन रेड फास्फोरस को जलने के लिए थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा। तो रेड फास्फोरस जल्दी नहीं जलेगा, थोड़ा सा हीट मिलेगा तब जलेगा, ठीक है, और व्हाइट फास्फोरस अपने आप जलने लगता है। तो यह जो बनता है रबिंग सरफेस जो है, ये वाला जहां पे हम लोग रगड़ते हैं माचिस के तिल्ली को, वह पाउडर ग्लास का छिड़काव होता है ताकि फ्रिक्शन हो, और दूसरा उसमें रेड फास्फोरस होता है, याद रखिएगा। तो यह हो गया आपका एक फ्रिक्शन वाला और एक हो गया आपका रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस होता है। और ये जो तिल्ली आप देख रहे हैं उसमें दो चीज होता है, एक होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, याद रखिएगा, यही जलता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और एक होता है आपका पोटेशियम क्लोरेट। तो जो सरफेस बना है वो रेड फास्फोरस से बना है, और जो तिल्ली बना है, तिल्ली का है मुंडी, है तिल्ली नहीं, लकड़ी का होता है जो तिल्ली देख रहे हैं, ये वाला आगे वाला पॉइंट, वो जो मसाला है वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड से बनता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। पहला प्रोसेस में जैसे ही उसको रगड़िएगा तो ये जो रेड फास्फोरस है वो व्हाइट फास्फोरस में चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा भी हिट मिला रेड फास्फोरस को तो व्हाइट फास्फोरस में चेंज हो जाएगा और जलने लगेगा। तो ये जो होता है आपका किसमें हो जाएगा, रेड फास्फोरस से व्हाइट फास्फोरस में हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया आपका, रेड फास्फोरस किसमें बदल गया, व्हाइट फास्फोरस में बदल गया। ठीक है, अब व्हाइट फास्फोरस जो है यह रिएक्शन करेगा, व्हाइट फास्फोरस रिएक्शन करेगा पोटेशियम क्लोराइड के साथ, मतलब इसमें जो मिक्सचर था पोटेशियम क्लोराइड उसके साथ रिएक्शन करनेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट निकालेगा, और हीट जो है जलाएगा किसको, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को। और ये जैसे ही जलेगा तो यहां से आपको फ्लेम दिख जाएगा। तो याद रखिएगा कौन सा पोर्शन, कौन सा केमिकल जल रहा है, तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। तो जो तिल्ली का हेड बना, याद रखिएगा, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अब फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, पोटेशियम, सॉरी ये तो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्लोराइड का ही हो जाएगा KClO4। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको नहीं ध्यान रखना है। तो जो हेड बना एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोराइड से, और जो सरफेस है वो आपका किससे बना, रेड फास्फोरस।
ठीक है, जैसे रगड़ेंगे रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस में चेंज हो जाएगा, और व्हाइट फास्फोरस जो है पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके हीट प्रोड्यूस करेगा और वो हीट जला देगा, मतलब इसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा और ये जलेगा। तो जलता कौन है याद रखिएगा, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। ठीक है, अब अगला है फ्लेम एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चैप्टर लग लंबा है, ठीक है, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए। हो जाएगा, चलिए। देखिए फ्लेम समझ गए, तो जब भी कंबशन होगा बर्निंग होगा भैया, तो ये आग का जो गोला है इसी को फ्लेम बोलते हैं। ये जो आग का गोला है इसको फ्लेम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं, इसको फ्लेम बोलते हैं। तो कंबशन होगा तो फ्लेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हीट प्रोड्यूस पक्का होगा। ठीक है, तो फ्लेम क्या है, एक फ्लेम जो होता है ऐसा रीजन होता है जो विजिबल होता है, जो ग्लो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। और फ्लेम वाला जो रीजन होता है गैसियस प्रोडक्ट जब जलता है तो फ्लेम बनता है, याद रखिएगा। तो फ्लेम कब बनेगा, जब गैसियस सब्सटेंस जलेगा तब। गैसियस सब्सटेंस जब जलता है तो फ्लेम बनता है। ठीक है, और यह ऐसा रीजन होता है जो विजिबल होता है, ग्लो होता है। ठीक है, फ्लेम और स्ट्रक्चर। अब जो फ्लेम आप देख रहे हैं उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो याद रखिएगा फ्लेम क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच वेपराइज, जो वेपराइज करता है बर्निंग के दौरान उसी में फ्लेम होता है, जो वेपराइज नहीं करता उसमें फ्लेम नहीं होता है। जैसे किरोसिन तेल में फ्लेम होगा, मोल्टन वैक्स में फ्लेम होगा। ठीक है, क्योंकि ये वेपराइज करता है और यहाँ पे फ्लेम होता है। लेकिन ऐसा सब्सटेंस जो वेपराइज नहीं करता उसमें फ्लेम नहीं होगा। जैसे चारकोल होगा, याद रखिएगा, चारकोल हो गया, कोक हो गया, कोल हो गया, तो जो कोयला होता है उसमें फ्लेम नहीं होता, ग्लो होता है लेकिन फ्लेम नहीं होता है। ठीक है, तो चारकोल और कोल में कोई फ्लेम नहीं होता है, वुड में फ्लेम होता है। अब यहां पे ये मेन पॉइंट है, बहुत बहुत मेन, फ्लेम जोन। अब जो चीज जल रहा है जिसमें फ्लेम है उसका 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, सिंपल। देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए, 3 पोर्शन ध्यान रखना है। बाहर वाला जो पोर्शन होता है भैया ये ब्लू होता है, क्या होता है, ब्लू। बीच वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, येलो होता है। और सबसे अंदर जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, याद रखिएगा, ब्लैक। तो जब भी फ्लेम होगा उसका 3 रीजन होगा, एक बाहरी रीजन, एक बीच वाला, एक अंदर वाला। बाहरी रीजन भैया जो होता है वो ब्लू कलर का होगा, और बीच वाला येलो होता है, और सबसे अंदर जो होगा ब्लैक होगा। ब्लू मतलब याद रखिएगा इसमें सबसे ज्यादा हीट होगा, मोर हीट, सबसे ज्यादा हीट। येलो वाला में कम हीट होगा और ब्लैक वाला में सबसे कम हीट होगा। ब्लू वाला मतलब वहां पे जो कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, पूरी जो सब्सटेंस है कार्बन वो जल रहा है। लेकिन बीच वाला में पार्शियली कंबशन हो रहा है, कुछ जल रहा है कुछ नहीं जल रहा है। और जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो क्लियर कर रहा है कि यहाँ पे कोई चीज जल नहीं रहा है, मतलब एकदम कम कंबशन हो रहा है। तो ब्लू मतलब ज्यादा हीट रिलीज होगा। एक मोमबत्ती जल रहा है, येलो होगा। लेकिन आप गैस को देखिएगा, एलपीजी सीएनजी सब जलता है तो ब्लू फ्लेम देता है, मतलब वहां पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। और ब्लू फ्लेम में याद रखिएगा जो स्मोक होगा कम होगा। स्मोक क्या होगा, कम। यहाँ पे स्मोक क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे स्मोक क्या होगा, ज्यादा होगा। और ब्लैक वाला रीजन में तो स्मोक ही स्मोक होगा, तो जलेगा चीज तो स्मोक कम हो जाएगा। तो 3 रीजन, ब्लू, येलो और ब्लैक। और ब्लू वाला, अब एक मोमबत्ती जलाइए और एक गैस चलाइए, किसमें ज्यादा रोशनी होगा। तो देखिए जो गैस चला रहा है हीट तो ज्यादा आ रहा है लेकिन रोशनी ज्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि हीट ज्यादा निकल रहा है। लेकिन मोमबत्ती को देखिए, इसमें आपको हीट नहीं मिलेगा, गर्मी ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको लाइट ज्यादा मिलेगा। तो येलो वाला जो होता है लुमिनस होता है, याद रखिएगा। लुमिनस मतलब इसमें ज्यादा रोशनी होता है, लेकिन ब्लू वाला जो होता है नॉन लुमिनस होता है, याद रखिएगा, इसमें ज्यादा रोशनी नहीं मिलता है। ठीक है, तो सबसे जो गर्म पार्ट हो गया ब्लू वाला, येलो वाला कम हुआ गर्मी, और सबसे कम जो गर्म वाला पार्ट है वो ब्लैक वाला पार्ट हो गया, क्योंकि वहां पे कंबशन नहीं हो रहा है ठीक से। ठीक है, याद रखिएगा। लिस्ट वाला में क्या होगा, स्मोक ज्यादा, जहां पे ज्यादा गर्मी नहीं है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वहां पे स्मोक ज्यादा होगा, इसमें कम स्मोक। ठीक है, और इसमें एकदम कम स्मोक, इसमें स्मोक रहता ही नहीं है। तो ये पोर्शन आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आउटर जोन हो गया बाहरी वाला ब्लू, बीच वाला येलो, और अंदर वाला क्या हो गया, ब्लैक हो गया। बाहर वाला सबसे गर्मी होगा, कंप्लीट कंबशन होगा। बीच वाला में मॉडरेट कंबशन होगा, ठीक है, कम गर्मी निकलेगा। और अंदर वाला जो होगा उतना गर्म नहीं होगा, कूलेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो है नहीं जलता है, अनबर्न फ्यूल, यहाँ पे फ्यूल नहीं जल रहा है। ठीक है,
इसीलिए याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है, जो गोल्ड स्मिथ जो होता है, जो सोनार होता है, उसका जो कारीगर होता है, याद रखिएगा, वह जो जलाता है, जो सोना को बना रहा है, वो कहां पे ले जाता है? ब्लू जोन में ले जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसको ज्यादा हॉट मिलेगा, ज्यादा ये हॉट रीजन होता है, यहाँ पे ज्यादा उसको हीट मिलेगा और उसका काम आसान हो जाएगा। तो ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, याद रखना है। चलिए अब लास्ट करते हैं भैया, आइडियल फ्यूल। अब आप फ्यूल लीजिएगा तो कैसा फ्यूल चाहिए? ऐसा फ्यूल चाहिए भैया जिसमें हीट ज्यादा निकले, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो, ठीक है। तीसरा, उसमें कम पॉल्यूशन हो। ये तीनों फैक्टर को देखेंगे तभी ना उसको अच्छा कहेंगे। तो पहला क्या भैया, पहले तो हम लोग सबसे पहले पैसा देखते हैं, सस्ता है कि नहीं, बाकी चीज भाड़ में जाए ना। पहले हम लोग देखते हैं भैया सस्ता है कि नहीं, तो सबसे पहले देखेंगे भैया उसको सस्ता है कि नहीं, फिर ले जाने ले आने में साधन है कि नहीं, फिर देखेंगे उसमें हीट ज्यादा निकल रहा है कि कम निकल रहा है, और हीट जो प्रोड्यूस होता है याद रखिएगा उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो हीट जो निकलता है नीचे बताएंगे उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। वो अच्छा जलता है कि नहीं, पॉल्यूशन तो नहीं दे रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको रखना और ढोने में आसान है कि नहीं, ये चारों फैक्टर हम लोग देखते हैं, तब हम कोई फ्यूल का चुनाव करते हैं। तो आइडियल फ्यूल के लिए क्या होना चाहिए? वो सस्ता होना चाहिए, उसको ले जाने ले आने में आसानी होना चाहिए, उसका जो एनर्जी निकल रहा है कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए, और चौथा जो सबसे मेन है उसमें पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक कोई भी आइडियल नहीं है, याद रखिएगा, कोई आइडियल होता ही नहीं है। उसी तरह फिल्म में भी कोई आइडियल नहीं है, कोई 100% बेस्ट नहीं है। फिर भी सीएनजी जो है बेस्ट है और एलपीजी भी ठीक ठाक है। तो एलपीजी में थोड़ा पोल्यूशन भी होता है, तो सीएनजी में लगभग ना के बराबर पोल्यूशन होता है। इसीलिए हम लोग अभी के दौर में हमारे देश में जो है सीएनजी को लेके हम लोग आगे बढ़े। सीएनजी और एक हो गया आपका सबसे बेस्ट हो गया आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इसमें तो पोल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। तो सीएनजी से भी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन सब सीएनजी सब सोलर एनर्जी सब जगह तो पॉसिबल है नहीं। तो अभी हम लोग सीएनजी और सोलर एनर्जी का कॉम्बिनेशन चला रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कोई फ्यूल कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, मतलब उसका एफिशिएंसी हो गया। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 kg फ्यूल, 1 kg फ्यूल को अगर आप जलाते हैं इससे जितना हीट निकलता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो कितना एनर्जी निकला पर केजी में, तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर केजी। तो कितना किलो जूल पर केजी एनर्जी निकला उसी को कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा, जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, उसी का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब हाई एनर्जी वो आउटपुट दे रहा है। अब कुछ फ्यूल का हम लोग डाटा देख लेते हैं जिससे पता चल जाएगा किसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है और किसका कम है, ठीक है। जैसे फ्यूल में देखिए जो गोबर का बना होना होता है, ठीक है, केक, खाने वाला केक नहीं भैया, इसको क्या बोलते हैं, गोबर का जो इस टाइप का गोलाकार थोड़ा बनाते हैं जिसको हम लोग जलाते भी हैं, ठीक है, जलावन का काम होता है। एक तो ऐसे राउंड बनाया जाता है और एक ऐसे बनाया जाता है, भूसा उसा मिला उला के ऐसे बाग टाइप का बनता है, और एक आपका स्फेरिकल बनता है, सर्कुलर बनता है, ठीक है। तो काऊ डंग जो केक होता है उसको जलाते हैं अगर तो इतना एनर्जी मिलेगा, लेकिन पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। लकड़ी को जलाने पर इतना आपको मिलेगा 17,000 से 22,000, यहाँ पे 6,000 से 8,000। कोयला को जलाएगा तो थोड़ा और अधिक मिलेगा, पेट्रोल को जलाएगा तो 45 कितना हो गया 45,000, ठीक है। डीजल को जलाएगा वो भी उतना ही, एलपीजी को जलाएगा तो और ज्यादा मिलेगा, और सबसे ज्यादा आपको किसको मिलेगा, हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन वाला। तो हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है बहुत ज्यादा होता है। हाँ एक चीज तो भूलिए गए, एक हो गया आपका सीएनजी, एक हो गया आपका सोलर, और एक तीसरा सबसे मेन हो गया हाइड्रोजन। याद रखिएगा ये भी एक अच्छा फ्यूल है, हाइड्रोजन सबसे बेस्ट फ्यूल है, इसीलिए पूरा वर्ल्ड जो है इसी पे काम कर रहा है हाइड्रोजन को, ठीक है। तो हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर हम लोग बहुत जगह यूज भी करते हैं और इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई आपको एनर्जी भी ज्यादा मिलेगा और कोई यहाँ पे, ठीक है, कोई पोल्यूशन नहीं होगा। अब देखिए अगर हम फ्यूल का कंजप्शन करते हैं, निश्चित है जब चीजों को जलाएंगे भैया तो क्या होगा, पोल्यूशन भी होगा कि नहीं होगा, पोल्यूशन भी होगा। तो देखिए जब भी हम जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, पोल्यूशन निकलता है, ठीक है। और सब्सटेंस का जब कंबशन कराते हैं तो याद रखिएगा एक होता है कंप्लीट कंबशन, पूरा ऑक्सीजन मिलेगा तो पूरा जलेगा,
कंप्लीट कंबशन, लेकिन हर चीज का कंप्लीट कंबशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन के परचेंस में करेंगे तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, लेकिन ऑक्सीजन को लिमिट कर दे, कम ऑक्सीजन देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है जो जहरीला होता है। जैसे अगर कोई आग खुला में जला रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन रूम में पैक करके जलाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। और इसी के कारण पेपर में आप देखिएगा बहुत लोग ठंडा के दिनों में जब आग को घर में ले जाता है और सो जाता है तो सुतले रह जाता है, क्योंकि वहां पे क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और रात में सोने पर याद रखिएगा हम गैस को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जगे रहेंगे तो पहचान लेंगे भैया सर्दी खांसी कुछ ना कुछ होगा, खांसी उसी आएगा, लेकिन सोने पर हम लोग कौन गैस ले रहे हैं पता नहीं चलता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है जहरीला होता है, जानलेवा होता है, ठीक है। तो वुड, लकड़ी, पेट्रोलियम ये सबको जलाएंगे, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा, बहुत सारा गैस निकलेगा, ठीक है। क्योंकि इनमें सब कार्बन जो होता है जलता नहीं है और ये डेंजरस होता है, जिससे बहुत सारा जो होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाला डिजीज होता है, जैसे अस्थमा हो गया, ये सब बीमारी होता है जो लंग से जुड़ा हुआ है। इनकम्प्लीट कंबशन बता दी, इनकम्प्लीट कंबशन में कौन गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो जहरीला होता है, ठीक है। और बताइए दिए स्पेशल कब निकलेगा, जब रूम क्लोज्ड हो तब उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब। कार्बन डाइऑक्साइड बता दिया, अब कोई भी चीज को जला रहा है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। अब डे बाय डे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगा, उसी गर्मी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन फैक्टर है वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप बोले कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दीजिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाएगा एटमोस्फेयर से, एक बात कर रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हट जाए तो फिर यहाँ पे पूरा बर्फे जम जाएगा। तो अर्थ का एटमोस्फेयर को गर्म रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है, लेकिन जब ये एक्सेस हो जाएगा, इतना गर्मी हो जाएगा ना, जिसकी वजह से पूरा ग्लेशियर पिघलने लगेगा, पूरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं, जिसका मेन फैक्टर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आजकल देखिए गर्मी कितना बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघलेगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, सी लेवल जिससे बढ़ जाएगा और बाढ़ आ जाएगा, पूरा जो जीवन है हम लोग का अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगला है लास्ट पॉइंट, एसिड रेन। देखिए एसिड रेन क्या होता है, तो जो पॉल्यूशन होता है इंडस्ट्रीज से, बाइक से, गाड़ी से, इस सब से गैस निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस ऊपर जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर जाता है और ये पानी के साथ कंबाइंड होके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इसी एसिड को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जब बारिश बरसेगा तो ये गैस तो ऊपर है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आसमान में, जैसे ही पानी बरसेगा तो पानी के साथ ये कंबाइंड हो जाएगा और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा और नीचे जमीन पर गिरेगा, और जमीन पर गिरेगा, जहां गिरेगा उसको तो भैया बेकार कर देगा, फसल को बेकार कर देगा, हम लोग के शरीर पे गिरेगा, हम लोग को बेकार कर देगा। और वही पानी कहां बह के चल जाएगा, नदी में बह के चल जाएगा, और इस नदी में जितना भी एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक लाइफ है, उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, खराब कर देगा उनका सर्वाइवल। तो याद रखिएगा कोयला हो गया, डीजल हो गया, इस सब से जलने से इंडस्ट्रीज में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और यही रेन वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो फसल को खराब करता है, बिल्डिंग को खराब करता है, और सॉइल की फर्टिलिटी को खराब करता है, एक्वेटिक लाइफ को भी यह क्या करता है, खराब करता है, ठीक है। अब यहां पे आप ध्यान रखिएगा, डीजल और पेट्रोल जो होता है इसको आप रिप्लेस करके हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, सीएनजी का यूज कर रहे हैं। अभी भी पूरा नहीं है, अभी भी हम लोग उसी पे निर्भर हैं, लेकिन सीएनजी का बढ़ोतरी हो रहा है, और हम लोग के शहर में भी अब बहुत सारा जो ऑटो ये सब है, गाड़ी सब है, सीएनजी से चल रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा फ्यूल है, एक क्लीनर फ्यूल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को पॉल्यूशन पे भी काम करना चाहिए, पॉल्यूशन कम से कम हो, एक ऐसा फ्यूल हो जिसमें पॉल्यूशन कम हो। तो फ्रेंड्स लगभग बहुत समय लग गया इस चैप्टर में, लेकिन एक वीडियो में कंप्लीट करना था, इसीलिए हम कोशिश किए हैं जी आपको कंप्लीट कर दे। कोई भी डाउट्स है फ्रेंड्स आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, जय हिंद।